मैं मुकेश कुमार 11th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर से मैं आपको केमिस्ट्री का चैप्टर रेडॉक्स ऑफ क्रिया को पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। बच्चों, आज इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है और इस फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको ऑक्सीकर संख्या और ऑक्सीकर संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, ऑक्सीकर संख्या को ज्ञात करने में किन किन नियमों को ध्यान में रखना पड़ता है, इन सब के बारे में आपको विस्तार से समझाने और बताने जा रहा हूं। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए इस लेक्चर को समझने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में राइट डाउन करने के लिए। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं ऑक्सीकर संख्या से कि ऑक्सीकर संख्या क्या होती है। बच्चों, ऑक्सीकर संख्या को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है और इसको शॉर्ट में लिखते हैं ON। अब बच्चों ये होती क्या है? तो बच्चों, यौगिक के किसी परमाणु पर उपस्थित धन या ऋण आवेशों की संख्या को उस परमाणु की ऑक्सीकर संख्या कहा जाता है। क्या है बच्चों? यौगिक के किसी परमाणु पर उपस्थित धन या ऋण आवेशों की संख्या उस परमाणु की ऑक्सीकर संख्या कहलाती है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीकर संख्या धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है। 4 प्रकार की हो सकती है। धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, शून्य हो सकती है और भिन्नात्मक भी हो सकती है। अब बच्चों वन बाय वन इनको समझाते हैं। अगर किसी परमाणु की ऑक्सीकर संख्या शून्य है तो इसकी मीनिंग क्या है? तो बच्चों इसकी मीनिंग यह है कि उस परमाणु पर सामान्य अवस्था से ना तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और ना कमी है। बच्चों याद रखो कि सामान्य स्थिति में परमाणु पर किसी तरह का कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। उस पर आवेश तभी आता है जब उस परमाणु पर या तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए या कमी हो जाए। अगर बच्चों इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो वो परमाणु ऋण आवेशित हो जाता है और अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो वो परमाणु धन आवेशित हो जाता है। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर किसी परमाणु की ऑक्सीकर संख्या शून्य है तो इसका मतलब है कि उस परमाणु पर सामान्य अवस्था से ना तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है ना कमी है। और बच्चों अगर किसी परमाणु की ऑक्सीकर संख्या धनात्मक है तो इसका मतलब है कि उस परमाणु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और अगर किसी परमाणु की ऑक्सीकर संख्या ऋणात्मक है तो इसका मतलब है कि उस परमाणु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो अब तीनों बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि ऑक्सीकर संख्या शून्य होने का क्या अर्थ है, ऑक्सीकर संख्या धनात्मक होने का क्या अर्थ है और ऑक्सीकर संख्या ऋणात्मक होने का क्या अर्थ है। बच्चों कभी कभी रेयर केसेस में यौगिक में किसी तत्व या परमाणु की एक से अधिक ऑक्सीकर संख्या भी प्राप्त होने लगती हैं। ऐसी स्थिति में यौगिक में उस तत्व की जो औसत ऑक्सीकर संख्या होती है वो सदैव भिन्नात्मक होती है, वो सदैव भिन्नात्मक होती है। यह मैंने इस पॉइंट को नोटेड किया है। किसी यौगिक में तत्व की 2 ऑक्सीकर संख्या होने पर उसकी औसत ऑक्सीकर संख्या भिन्नात्मक होती है। जो कुछ मैंने आपको समझाया है ये सब बोर्ड पर राइट डाउन है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें और अपनी कॉपी में इसको नोट करें। अब बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑक्सीकर संख्या ज्ञात करने के नियम। तो बच्चों ऑक्सीकर संख्या ज्ञात करने के नियम समझने से पहले कुछ बातों को आप समझ लीजिए, कुछ पॉइंटों को समझ लीजिए। इसके बाद इन नियमों को मैं आपको समझाना स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि वो पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है। वो कौन कौन से पॉइंट हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सरल आयन क्या है, सरल आयन क्या है। आपको पता होना चाहिए जटिल आयन क्या है, सरल आयन पता होना चाहिए, जटिल आयन पता होना चाहिए। आपको पेरोक्साइड पता होना चाहिए, आपको पेरोक्साइड पता होना चाहिए, आपको सुपर ऑक्साइड पता होना चाहिए, इसके बाद बच्चों आपको 4 धातुएं मालूम होनी चाहिए। कौन सी धातुएं? 4 धातुएं। आपको क्षारीय मृदा धातुएं पता होनी चाहिए।
क्षारीय मृदा धातु में पता होनी चाहिए। अब बच्चों देखिए वन बाय वन। सरल आयन, ऐसा आयन बच्चों जिसमें केवल एक ही परमाणु हो उसको सरल आयन कहते हैं। जैसे जैसे बच्चों सोडियम है, इस पर एक प्लस चार्ज कर दिया। मैग्नीशियम है Mg2+, एल्युमिनियम Al3+। तो बच्चों यहां आप देख रहे हैं सोडियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, ये एल्युमिनियम आयन है, लेकिन इन आयनों में केवल एक ही परमाणु है, तो इसलिए बच्चों ये सरल आयन है। ठीक, अब जटिल आयन देखो बच्चों, जटिल आयनों में एक से अधिक परमाणु होते हैं। जटिल आयनों में एक से अधिक परमाणु होते हैं। जैसे मैं यहां लिख दूं SO4 2- सल्फेट आयन। तो बच्चों यहां आप देख रहे हो कि इसमें एक से अधिक परमाणु है। इसमें सल्फर का एक परमाणु है और 4 परमाणु ऑक्सीजन के हैं। मैं लिख दूं PO4 3- फास्फेट आयन। तो बच्चों इसमें भी एक से अधिक परमाणु है, तो इसलिए भी ये जटिल आयन है। तो अब आप इन दोनों प्रकार के आयनों में अंतर समझ चुके होंगे कि सरल आयन वो होता है जिसमें केवल एक ही परमाणु है, जटिल आयन वो होता है जिसमें एक से अधिक परमाणु है। ठीक, अब बच्चों आइए पराक्साइड। बच्चों पराक्साइड वो होते हैं जिसमें O2 यानी कि पराक्साइड आयन होता है। कौन सा आयन होता है? ये है पराक्साइड आयन, O2 आयन होता है। इसका नाम क्या है बच्चों? पराक्साइड आयन। पराक्साइड आयन जैसे H2O2, ये हाइड्रोजन पराक्साइड है और इसमें ऑक्सीजन पराक्साइड आयन के रूप में है। अब बच्चों सुपर ऑक्साइड की बात करते हैं। सुपर ऑक्साइड वो होते हैं जिसमें ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड आयन के रूप में होता है, यानी कि O2-1 के फॉर्म में होता है। O2-1 को कहते हैं सुपर ऑक्साइड आयन। सुपर ऑक्साइड आयन जैसे बच्चों KO2, ये सुपर ऑक्साइड है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, और इसमें ऑक्सीजन है सुपर ऑक्साइड आयन के फॉर्म में। तो अब मैं समझता हूं इन दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया हो। अब बच्चों आते हैं क्षार धातुओं। क्षार धातु में क्या होती हैं इसको समझाते हैं आपको। बच्चों जो तत्व हैं लगभग 120 तत्व ज्ञात हैं और इनको एक निश्चित क्रम में एक सारणी के रूप में व्यवस्थित किया गया है जिसको आवर्त सारणी कहते हैं। ये चैप्टर मैं इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा, तब मैं उसमें ये सारी चीजें डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप इतना समझो कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करके एक सारणी का रूप दिया गया है जिसको आवर्त सारणी कहते हैं, और उसमें 18 खड़े कॉलम है। इतनी 18 खड़े कॉलम है जिनको वर्ग कहते हैं। वर्ग, ग्रुप कहा जाता है। हिंदी में कहें वर्ग या समूह, इंग्लिश में कहेंगे तो ग्रुप कहेंगे। उसमें से ग्रुप 1 पहले समूह के तत्व, किस समूह के समूह? फर्स्ट समूह के तत्व जो होते हैं उनको क्षार धातु में कहा जाता है। ये कौन कौन होते हैं? देखो बच्चों, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इनके नाम क्या हैं? जैसे मैंने यहां लिखा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अब बच्चों इसमें से हाइड्रोजन को हटाते हैं। हाइड्रोजन को छोड़ करके ये जो तत्व बचते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन तत्वों को क्षार धातु में कहा जाता है। क्षार धातु में कहा जाता है। तो इनको आप याद कर लेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। कैसे याद करेंगे?
कैसे याद करेंगे इसकी मैं ट्रिक बताता हूं आपको। एक शब्द याद कर लेंगे, ली ने की रब से फरियाद। ली ने की रब से फरियाद, ये एक स्लोगन है, इस स्लोगन को ध्यान में रखेंगे। ली से मतलब यहां हमारा है LI से, ने से मतलब है NA से, की से मतलब है K से, रब से मतलब है RB से मतलब है CSCGM से, और फरियाद से मतलब है FR से। तो ऐसे आप 4 धातुओं को याद रख पाएंगे। इसमें से फ्रांसियम जो है ये रेडियो एक्टिव है और ये यूज नहीं होगा, ये रेडियो एक्टिव है, इसका यहां पर यूज नहीं होगा रेडियो एक्टिव होने की वजह से। मोस्टली आपके सामने जो आएंगी 4 धातु में वो ये 3 आएंगी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन्हीं का बार बार यूज होगा यहाँ पर। अब बच्चों चर्चा करते हैं क्षारीय मृदा धातुओं की। तो आवर्त सारणी का जो दूसरा समूह है यानी कि ग्रुप नंबर 2, उसमें जो तत्व रखे गए कौन कौन से हैं बच्चों? BE, MG, CA, SR, BA, RA, इसको कहते हैं बेरिलियम, इसको कहते हैं मैग्नीशियम, इसको बोलते हैं कैल्शियम, इसको बोलते हैं स्ट्रोंशियम, इसको बोलते हैं बेरियम, इसको बोलते हैं बेरियम, और इसको बोलते हैं रेडियम, इसको बोलते हैं रेडियम। अब बच्चों ये तत्व कहलाते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्या कहलाते हैं? क्षारीय मृदा धातु। इनको कैसे याद करेंगे बच्चों? एक स्लोगन मैं बता रहा हूं, यहां लिखे दे रहा हूं, बेमग का सर 12, बेमग का सर 12, इसको ध्यान में रखेंगे स्लोगन को, बेमग का सर 12। तो बे का मीनिंग है यहां BE बेरिलियम, मग MG, का CA, सर SR, बा BA, रा RA। ठीक, इसमें बच्चों रेडियम जो है ये रेडियो एक्टिव है। ये क्या है? रेडियो एक्टिव, इसका यहां यूज होने वाला नहीं है, ये है रेडियो एक्टिव। ठीक, अब इसके बाद ये जो तत्व बचे हैं इन्हीं का बार बार यूज होगा। मोस्टली यूज किसका होगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो इनको आप ध्यान में रखेंगे, इसलिए मैंने बता दिया कि ये ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियमों में आते हैं। तो अगर आपको इनकी नॉलेज नहीं होगी तो आपको नियम समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों एक बार फिर देखो, आवर्त सारणी के ग्रुप फर्स्ट के जो तत्व होते हैं उनको क्षार धातु में कहते हैं। आवर्त सारणी में ग्रुप सेकंड के जो तत्व होते हैं उनको क्षारीय मृदा धातु में कहते हैं। याद कैसे करेंगे? ली ने कई, रब से फरियाद और बेमक का सर 12, सरल आयन, जटिल आयन, पराक्साइड, सुपरऑक्साइड। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब बच्चों आप नियम देखिए। पहला नियम, स्वतंत्र अवस्था में प्रत्येक तत्व या परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में कोई भी परमाणु हो, जैसे मान लो ये मैग्नीशियम परमाणु है, स्वतंत्र अवस्था में है, कोई भी परमाणु XYZ हो तो उसका टोटल या कुल ON बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0 होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऑक्सीकरण संख्या को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं और इसको शॉर्ट में ON से लिखा जाता है। तो Mg का ON यानी कि Mg की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? 0। तो मतलब अगर कोई परमाणु स्वतंत्र अवस्था में है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। दूसरा, सरल आयन की ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है। सरल आयन बच्चों अभी मैंने आपको बताया, कोई भी सरल आयन हो,
जैसे मान लो एल्युमिनियम आयन है Al3+, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या इस पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है। इस पर आवेश कितना है 3+, तो इसका ON हो जाएगा +3। ठीक, अब बच्चों जटिल आयन की बात करते हैं। कोई भी जटिल आयन ले लें, जैसे मैंने ले लिया PO4 3-, तो जटिल आयन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो भी उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है। यानी कि इस पर आवेश फास्फेट आयन पर कितना आवेश है -3, तो इसका भी ON ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा -3। दूसरी बात इसमें साथ में जोड़ेंगे कि जटिल आयन में जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग भी उस जटिल आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि इसमें एक फास्फोरस परमाणु है और 4 ऑक्सीजन परमाणु है, तो इन परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग भी -3 होगा। यानी कि यहां कंडीशन क्या बनेगी, P का ON प्लस 4 गुणित O का ON कितना होना चाहिए -3। ठीक, अब आपको समझ में आ रहा होगा। चौथा नियम है, प्रत्येक यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है तथा उसमें उपस्थित परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग भी 0 होता है। कोई भी यौगिक हो, जैसे मान लो मैंने ले लिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये यौगिक है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0, और इसमें जितने भी परमाणु हैं उन सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग भी 0 होता है। यानी कि यहाँ 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं, 1 सल्फर परमाणु है और 4 ऑक्सीजन परमाणु है, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग यानी कि 2 गुणित H का ON प्लस S का ON प्लस 4 ऑक्सीजन है 4 गुणित O का ON बराबर कितना होना चाहिए 0। तो ये अभी मैंने ऑक्सीकरण संख्या के 4 नियम राइट डाउन किए हैं। इन चारों नियमों को एक साथ आपको तैयार करना है। टोटल 8 नियम है, आप इसे नोट करो स्क्रीनशॉट से, फिर इसके बाद बचे हुए 4 नियम मैं आपको बता रहा हूं। अब बच्चों आगे के नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझें। नियम नंबर 5, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या प्रायः +1 होती है, प्रायः +1 होती है, किंतु प्रबल धन विद्युतीय धातुओं, बच्चों जो मैंने आपको क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं बताई हैं उन्हीं को प्रबल धन विद्युतीय धातुएं कहा जाता है। तो प्रबल धन विद्युतीय धातुओं का जहां पर जिक्र होगा वहां पर आप समझिए वो या तो क्षार धातुएं होंगी या क्षारीय मृदा धातुएं होंगी। तो यहां पर यही बात एक्सप्लेन की गई है, किंतु प्रबल धन विद्युतीय धातुओं के हाइड्राइडों में -1 होती है। मतलब ये है कि अगर हाइड्रोजन क्षार धातुओं या क्षारीय मृदा धातुओं के साथ में है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 ना होकर के -1 होगी। जैसे NaH है सोडियम हाइड्राइड, CaH2 है कैल्शियम हाइड्राइड, इस तरह से अगर हाइड्रोजन है यौगिक में तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या फिर +1 नहीं होगी, क्या होगी -1। तो क्षार धातुएं क्षारीय मृदा धातुओं को जब आप याद रखेंगे तो आप आसानी से बता पाएंगे कि यहां हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 है या -1 है। नियम नंबर 6, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या प्रायः -2 होती है, किंतु पराक्साइड अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था में -1, सुपर ऑक्साइड वो 2 माइनस में -1/2 तथा OF2 में +2 होती है। इसको स्पेशल आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बहुत आता है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 किस यौगिक में होती है, तो +2 केवल और केवल OF2 में होती है, OF2 में होती है। क्वेश्चन बहुत पूछा जा चुका है। नियम नंबर 7, क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +1, क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। जहां क्षार धातुएं आएंगी उनकी ऑक्सीकरण संख्या आप +1 लिखेंगे, क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +2 लिखेंगे। यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 लिखेंगे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इनकी ऑक्सीकरण संख्या आप +2 लिखेंगे। ठीक। नियम नंबर 8, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या प्रायः -1 होती है, प्रायः मतलब सदैव -1 नहीं होती है। किंतु जिन यौगिकों में ये तत्व ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़े होते हैं उनमें इनकी ऑक्सीकरण संख्या कोई धनात्मक संख्या होती है, मतलब फिर ये माइनस में नहीं आएगी, फिर ये प्लस में आएगी,
प्लस में कोई भी संख्या आ सकती है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है Cl2O7 में Cl का ON बराबर +7, इसको निकाल के भी मैं आपको बता सकता हूँ। Cl2O7 यौगिक है, तो देखो अगर हमें Cl2O7 दिया है, ऐसे दिया है, आपसे कहा Cl का ON निकालो, तो उसका एक प्रोसेस है। देखिए हम मान लेंगे माना Cl का ON बराबर x, फिर अपना नियम लगाएंगे कि किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है और उसमें उपस्थित परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग भी शून्य होता है। तो कौन कौन परमाणु है इसमें? 2 क्लोरीन परमाणु है, हम लिखेंगे 2 गुणित Cl का ON प्लस प्लस ऑक्सीजन के हैं 7 परमाणु, तो लिखेंगे 7 गुणित O का ON इक्वल टू 0। अब देखो Cl का तो हमें डिटरमिन करना है, Cl का मैंने मान लिया है x और ऑक्सीजन का कितना है -2 बराबर 0, तो कितना हो गया 2x 7 दूनी 14 -14 बराबर 0। अब देखो अब आ गया हमारे पास 2x इक्वल टू +14, x इक्वल टू +14 बटे 2 से कैंसिल कर दिया इसको, तो आपने देखा कि Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +7। तो अब बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट लेके नोट करो, इसके बाद मैं क्वेश्चन आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूं। अब ये आपके सामने क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों जिन मैंने परमाणुओं को अंडरलाइन किया है उन्हीं परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या यहां ज्ञात करनी है। देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन है KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो। देखो बच्चों इसका सॉल्यूशन देखो, KMnO4 में ऑक्सीकरण संख्या हमसे पूछी जा रही है Mn की। प्रोसेस समझिए बच्चों, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या पूछी जाए उसकी ऑक्सीकरण संख्या हम x मानते हैं। लिखेंगे माना Mn का ON इक्वल टू x, तब नियम नंबर 4 लगाएंगे। किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है और उस यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग भी शून्य होता है, इसको यूज करेंगे। यौगिक है KMnO4, तो इसमें कौन कौन परमाणु है? एक K परमाणु है, एक Mn है और 4 ऑक्सीजन परमाणु है। लिखेंगे तब K का ON प्लस Mn का ON प्लस 4 गुणित O का ON इक्वल टू 0। अब बच्चों ध्यान दो कि क्षार धातु है, क्षार धातु की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, तो हम लिखेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1। Mn की तो x मानी है। ऑक्सीजन आपको बताया है मैंने कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या प्रायः -2 होती है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहां लिखेंगे -2। कोई भी स्पेशल केस नहीं है ऑक्सीजन का, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2। अब इसको हमें करना है सॉल्व और x की वैल्यू निकालनी है और वही हो जाएगी Mn की ऑक्सीकरण संख्या। बहुत सिंपल सा है, +1 + x 4 दूनी 8 इक्वल टू 0, तो क्या बचा x - 7 इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू +7 और दैट्स आंसर। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप रूल ध्यान में रखेंगे, नियम आपको पता रहेंगे, तो आप आसानी से ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला मैंने एक जटिल आयन लिया हुआ है Cr2O7 2-, इसमें Cr की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, जटिल आयन है बच्चों। वही प्रोसेस मानेंगे, माना Cr का ON इक्वल टू x, तब बच्चों मैंने आपको नियम बताया है कि किसी जटिल आयन में उपस्थित परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है, इसी का यूज करेंगे। कौन कौन परमाणु है? 2 क्रोमियम परमाणु है, 1 ऑक्सीजन परमाणु है, तो लिखेंगे 2 गुणित Cr का ON प्लस 7 गुणित O का ON इक्वल टू -2। अब क्या हो जाएगा? Cr का तो हम x मान चुके हैं,
O का -2 होता है। बच्चों O का -2 लिखेंगे जब तक कोई स्पेशल केस नहीं होगा, सुपर ऑक्साइड, पराक्साइड और या OF2 वाला केस नहीं होगा, तब तक इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें कितनी लिखनी होती है? -2। देखिए कैलकुलेट करेंगे, 2x 7 दूनी 14 इक्वल टू 0, तो हमारे पास आया 2x इक्वल टू +14, x इक्वल टू +14 बटे 2 यानी कि +7। इसका मतलब है कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या है +7, दैट्स आंसर। तो आप देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर आपको नियम याद रहेंगे तो कोई दिक्कत वैसे भी आने वाली नहीं। अब बच्चों आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि 2Cr2O7 में हमें Cr की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। मानेंगे बच्चों इसको? माना Cr का ON इक्वल टू X, तब वही फार्मूला की यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होता है। कौन कौन परमाणु? 2 पोटेशियम परमाणु हैं, तो हम लिखेंगे 2 गुणित K का ON प्लस 2 गुणित Cr का ON प्लस 7 गुणित O का ON इक्वल टू 0। के क्षार धातु है, क्षार धातु की ऑक्सीकरण संख्या +1। क्रोमियम की हमें पता करनी है, जो हमने X मानी है, ऑक्सीजन की -2। ठीक, कैलकुलेट करेंगे इसको, +2 2x 7 दूनी 14 इक्वल टू 0, +2 -14 कितना बचेगा? 2x -12 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू +12, x इक्वल टू +12 बटे 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, यानी कि क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ है +6। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसे नोट करो, फिर मैं आगे के क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं। अब बच्चों आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्या करना है हमें? यहाँ FeNOSO4 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। बच्चों कुछ बातें ध्यान रखेंगे, NO होता है NO प्लस आयन के रूप में और SO4 रहता है 2- के फॉर्म में, तो NO प्लस का जो ON होता है वो हम डायरेक्ट रखते हैं +1, जहां कहीं भी ये किसी यौगिक में होते हैं, और SO4 का रखते हैं -2। ठीक, ध्यान में रखेंगे। देखो जटिल आयन है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या जो टोटल होती है वही लिखेंगे। अगर हम अलग अलग करेंगे तो दिक्कत में फंस जाएंगे, तो जो तरीका है उसको ध्यान में रखना है आपको। देखिए, माना Fe का ON इक्वल टू X, तब Fe का ON प्लस क्या लिखेंगे? NO का ON प्लस SO4 का ON इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करेंगे, Fe की X मानी है, NO का मैंने बताया +1, SO4 का -2 इक्वल टू 0, तो X +1 और यहाँ -2 इक्वल टू 0, यानी कि x -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +1, और यही आपका आंसर है। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में क्या है? FeCO का होल 5, Fe का निकालना है। बच्चों CO क्या है? CO यौगिक है, कौन सा यौगिक है? कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका ON हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? 0। क्या है इसका नाम? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखो, माना Fe का ON इक्वल टू
इक्वल टू x, तब Fe का ON प्लस 5 गुणित CO का ON इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, Fe का x CO का 0 इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 0 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। तो इसकी ऑक्सीडेशन आ गई 0। तो बच्चों अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे नोट करिए। अब बच्चों बचे हुए इसके जो क्वेश्चन है वो आप स्वयं करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करेंगे। इसके बाद अगला लेक्चर मैं लाऊंगा, उसमें भी मैं क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊंगा, आपसे क्वेश्चन सॉल्व करना ही सिखाऊंगा। इसलिए आप इस लेक्चर में जो मैंने अभी बताया है कि आक्सीकर संख्या क्या होती है और आक्सीकर संख्या ज्ञात करने के जो 8 नियम है उनको कैसे आपको तैयार करना है, 8 ऑल आपको उन्हें तैयार करना है। जब आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन हल करने की स्थिति में आ जाते हैं। तो अगले लेक्चर में मैं केवल और केवल आक्सीकर संख्या के क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। तो अब इस लेक्चर में जो मैंने कहा अभी तक जो समझाया वो तो आप तैयार करेंगे ही, और बचे हुए क्वेश्चन 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर को भी सॉल्व करेंगे। इसमें एक आपका आयन आएगा साइनाइड आयन Cn-, इसका ON आप डायरेक्ट रख देंगे कितना, -1। तो बच्चों अब इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।